हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज एकेडमी। यूथ पब्लिकेशन का आज प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले 6 हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो जब भी भाषा की बात आए तो आप लोगों को एक ही आर्टिकल देखना है, आर्टिकल 122। ठीक है, आर्टिकल 122 यह व्यक्त करता है कि जो काम काज है सरकारी संसद का, वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही किया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में रेलगाड़ी चलाई गई। तो ये चलाई गई 1853 में। हम इसमें सिर्फ आंसर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, जिससे जल्दी हो। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक ने चार्टर हासिल किया। तो 1600 में कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। तो ये है केरल में। ठीक है, सबसे अधिक की बात हो रही है और सबसे कम किस में है? हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? जो उत्तर मैदानों में गर्मियों की समय चलती है, लू। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये देखते हैं किस में है, अनुच्छेद 25 में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन है या नहीं है। तो ये है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। विद्युत आवेश की एसआई इकाई ये क्या है? कूलाम। प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करें। तो प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। पी से याद रखिएगा, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है कि कौन सा नहीं है। तो जो संपत्ति कर होता है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो इस जो ग्रंथ है इसमें मिलता है मोहिनी अट्टम के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। ओके, नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हुए हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे ग्रो लिखा हुआ है, GROW, यहाँ लिखा है IMRS। ठीक है, तो जब आप G से A की तरफ जाएंगे तो देखिए कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। जब R से M की तरफ जाएंगे तो कितना माइनस हो रहा है? यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है। O से R की तरफ जाएंगे तो प्लस का 3 हो रहा है। एंड W से जब S की तरफ जाएंगे तो कितना हो रहा है? माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी सीरीज आपकी बन रही है? +2 -5 +3 -4। ठीक है, तो अब क्या लिखा है? PEST। तो अगर हम P में +2 करेंगे तो क्या आएगा? R आएगा। ठीक है, E में जब आप -5 करेंगे तो कितना आएगा? Z आएगा। इसी तरह जब S में हम +3 करेंगे तो कितना आएगा? V आएगा। और T में -4 करेंगे तो कितना आएगा? P। तो आपकी सीरीज बन गई है RZVP। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प को चुनिए, उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे संख्या समूह में उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या समूह से। तो देखिए 18 है, तो 18 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324। अब इसमें जब -1 कर देंगे तो कितना आ गया? 323। ओके, तो हमने देखा कि हमने जो संख्या दी गई है उसका वर्ग करके -1 करना है। तो 24 का जब हम वर्ग करेंगे तो आएगा 576। इसमें जब -1 कर देंगे तो आ जाएगा 575। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से। तो जब हम यहाँ पर ईजी देखिए क्या लिखा है, ईजी, EASY, और यहाँ लिखा है IETZ। ठीक है, तो जो स्वर लिखा है जैसे कि ई है, आपको पता है ना स्वर कौन से होते हैं? A E I O U, ये स्वर होते हैं।
तो स्वर में क्या किया है, प्लस का 4 किया है। तो ई से जब हम आई की तरफ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, +4। ए से ई की तरफ जाएंगे तो कितना आ गया, +4, ठीक है। एस से जब टी की तरफ जाएंगे तो कितना आ गया, +1। वाई से जेड की तरफ जाएंगे तो +1। तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी आपके स्वर हैं उसमें तो +4 किया है, और जो व्यंजन है उसमें क्या किया है, +1 किया है, ठीक है। अब लेख की तरफ जाएंगे तो लेख में एल क्या है, आपका व्यंजन है, तो व्यंजन में हमने +1 किया। तो एल से जब आप +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम। ए है तो ए में जब हम +4 करेंगे तो कितना आएगा, ई आ जाएगा। कि आपका व्यंजन है तो व्यंजन कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है, +1 करना है, तो क्या आ जाएगा, एल। ई में क्या करना है, +4 करना है, क्योंकि ये वॉवेल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई। MELI। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि बुक को 24411 के रूप में और इक्वेशन को 217512031414 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो फुटबॉल को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने जैसे अभी बताया था आपको कि AEIOU इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। कि ओ आपका किस पर है, 4 नंबर पे। तो जब आप बुक को देखेंगे तो बुक में देखिए बी 2 पर है, ओ 4 पर है, तो यहाँ पर ये वाला ओ लिया गया है जो आपका AEIOU में नंबर है, अंकीय मान। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो बी है उसका तो एग्जैक्ट नंबर लिया गया है जो उसकी प्लेस वैल्यू है, और ओ का अंकीय मान लिया गया है जो कॉन्सोनेंट में लिखा गया है। और के देखिए कितने नंबर पर है, तो आपका के है 11 पर, ओके। तो ये यहाँ पर पूरा बन गया। इसी तरह आपको फुटबॉल में करना है। तो एफ आपका क्या है, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट में एफ की वैल्यू कितनी है, 6 है। ओ की वैल्यू हमने अभी देखी है कि 644 हो गया, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है, 20 है, ओके। बी की वैल्यू कितनी है, 2 है। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 दी है, 1 वैसे भी होती है। एल की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर आया, ये देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड भाषा में हैमर को ICPQZJX लिखा है, उसी भाषा में ब्रेंच को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हैमर है, अगर HAMMER, ठीक है, HAMMER। तो हैमर को जब आप लिखेंगे, एच में जब आप +1 करेंगे तो आ जाएगा आई, +1 किया। ए में हमने क्या किया, +2 किया, तो सी आ गया। एम में +3 करिए, कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एम में ही +4 करेंगे तो क्या आ गया, क्यू। ई में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे, ठीक है। इसी तरह आप सीरीज़ देखिए, +1 +2 +3 +4 +5 +6 की तरह ये सीरीज़ जा रही है। इसी अब हम ब्रांच में यही कोड लगा देंगे। तो डब्ल्यू में जब +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स आएगा। आर में +2 करेंगे तो कितना आ गया, टी आ गया, ठीक है। इसी तरह जब ई में आप +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। एन में +4 करेंगे तो आ जाएगा आर। सी में +5 करेंगे तो आ जाएगा एच, और एच में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन। तो XTHRHN, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ओके। निम्नलिखित 4 समूहों में 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को चुनिए। तो HJL, तो H और L की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है और यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। NPR में N में +2 करके P में +2 करके R आ गया, ठीक है। BDF, यहाँ पर भी +2 हुआ है, यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं SUV, तो यहाँ पर +2 हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ओनली +1 हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी,
ये अलग है सबसे, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी आगे आने वाली संख्या का चयन करें। निम्नलिखित श्रेणी में आगे आने वाली संख्या का चयन करें, तो इसमें जो आगे संख्या आएगी वो राइट ऑप्शन यहाँ पर कितना है, 129 है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए ई क्यू एम, ई से जब आप जी की तरफ जा रहे हैं तो कितना करना पड़ रहा है आपको, +2 करना पड़ रहा है। क्यू से जब आर की तरफ आ रहे हैं तो कितना करना पड़ रहा है, +1, ठीक है। एम से जब एल की तरफ आ रहे हैं तो -1। तो ये सीरीज़ बनी है। क्या ये नेक्स्ट नंबर में भी सीरीज़ बनी, उसको देख लेते हैं। तो जी से आई की तरफ जब आ रहे हैं तब भी +2 हो रहा है। आर से एस की तरफ आ रहे हैं तो +1 हो रहा है। एल से के की तरफ आ रहे हैं तो -1, यानी कि ये सीरीज़ बनी। इसी तरह हम के में देखेंगे तो इसको देखिए, अब के से जब +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम। टी से +1 करेंगे तो कितना आएगा, यू। जे से -1 करेंगे तो आई। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी है। ओके, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन करें। तो आने वाली आकृति देखते हैं कौन सी है, सी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिए 50 + 31 कितना हुआ, 81। अब 81 को जब आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह 43 + 11 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। और 54 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 2 डिजिट हैं आगे वाली, उनको प्लस करने के बाद जब 9 से डिवाइड करते हैं तो वो आपकी 3rd डिजिट बन जाती है। तो इसी तरह जब 42 में +2 21 करेंगे तो कितना आया आपका, 63 आया। अब जब इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। ओके, नेक्स्ट है, वासुकी जो है अनुज के भाई की पत्नी है। तो अनुज को हम ए से डिनोट करेंगे। इसका जो भाई है, ठीक है, उसकी पत्नी कौन है, वासुकी है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। पत्नी को हम दोनों तरफ एरो से डिनोट कर देते हैं। अनुज जो है अविवाहित है। दक्षिण सुंदर का पिता है। सुंदर अनुज का इकलौता भाई है। अगर अनुज का इकलौता भाई, तो भाई तो यहाँ पर था, तो यानी कि इस भाई का नाम ही क्या है, सुंदर है। ठीक है, दक्षिण सुंदर का पिता है, तो दक्षिण कौन हो गया भाई, पिता हो गया। तो ये अनुज का भी पिता होगा। वासुकी कमला की बहू है, तो ये जो वासुकी है ये किसकी बहू है, कमला की। तो कमला और दक्षिण ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कमला का अनुज से क्या संबंध है। तो सुंदर अगर दक्षिण का पिता है तो अनुज का भी पिता होगा। और अगर दक्षिण और कमला आपस में हस्बैंड वाइफ हैं तो दक्षिण कौन, जो कमला है वो अनुज की कौन हो गई, माँ हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है EF-H। इसको आपको हमने करने का बहुत अच्छा तरीका पहले बताया था कि आप इनको अलग से लिख लीजिए। जैसे आपने लिखा EF-H-J-G-D। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए G और D में क्या संबंध है, ये बहन है। G और J में क्या संबंध है, ये बेटा है। J और H में क्या संबंध है, ये साइन से आप पता करेंगे। ठीक है, किससे, साइन से, कि देखो J और H के बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर प्लस क्या कह रहा है कि A + B का अर्थ है B A की बहन है। तो ये एरो एरो से ही सारी सीरीज चलती है। किसी भी आपके क्वेश्चन में बिना एरो के सीरीज नहीं चलती है। अब H और F का देख लेते हैं। ये क्या है, पिता है। ठीक है, E और F के यहाँ पर देखिए क्या संबंध है, ये पति है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है H और D में क्या संबंध है, तो D की ये G बहन है। बहन का बेटा क्या हुआ, भांजा हुआ। और बेटे की जो बहन है ये कौन होगी भाई, भांजी होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, D। तो इसका जेंडर हमें पता नहीं है कि भाई ये लड़का है या लड़की है, तो भांजी भी हो सकती है और
भतीजी भी हो सकती है। ठीक है, नीचे दिए गए व्रत में वेन आरेख में व्रत महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज सिपाहियों को डिनोट करता है, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को डिनोट करता है। आरेख में दी गई उस श्रेणी विशिष्ट के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कितनी सिपाही महिलाएं विवाहित नहीं हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो सर्कल है, वृत्त है, वो महिलाओं को डिनोट करता है और वर्ग विवाहित महिलाओं को, ठीक है, विवाहित व्यक्तियों को। तो वर्ग में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको अगर छोड़ देंगे, सिर्फ वृत्त वाली देखेंगे और सिपाही को भी देखना है कि महिलाएं हो, विवाहित ना हो और सिपाही हो। और सिपाही त्रिभुज का है तो त्रिभुज में कौन सी डिजिट आ रही है? 12 आ रही है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है। कुछ नर्तक क्या हैं? लेखक भी हैं। ठीक है, सभी लेखक छात्र हैं। सभी लेखक क्या हैं? छात्र हैं। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ छात्र नर्तक हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं। जो आपके ये वाले छात्र हो गए, ये क्या हो गए? नर्तक हैं। वेट अ मिनट, ये वाले जो छात्र हैं आपके, जिसको अभी हम कर रहे हैं, ये नर्तक हो गए। ठीक है, कुछ छात्र लेखक हैं, जी हाँ, ये वाले जो आपके लेखक हो गए सारे, तो ये दोनों ही सही हैं। कोई भी छात्र नर्तक नहीं है, तो यहाँ नहीं है जैसी कोई कंडीशन नहीं है। आपका जो राइट ऑप्शन है वो 1 और 2 दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, ऊषा, दामिनी, अमीषा, मंजू, ललिता और हर्षिता एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो सबसे पहले हम एक गोला बना लेंगे जिसमें 6 डॉट बना लीजिए, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, 6 डॉट हो गए। बोला है कि ऊषा दामिनी के सामने है, तो जो ऊषा है वो कहाँ है? दामिनी के सामने है। ठीक है, जो मंजू के दाईं ओर बैठी है, तो मंजू को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो मंजू के दाहिनी ओर दामिनी हो गई। ठीक है, ऊषा अमीषा और हर्षिता के बीच में है, हर्षिता मंजू के बाद नहीं है, तो ये मंजू है तो हर्षिता यहाँ पर हो गई। ओके, और क्या है? ऊषा, अमीषा और वेट अ मिनट, ऊषा अमीषा और हर्षिता के बीच में है और मंजू के पास नहीं है, तो यहाँ पर हम अमीषा को बिठाएंगे और यहाँ पर हर्षिता को। ओके, अब क्या है? ललिता के दाईं ओर कौन है? तो बची ललिता, ये वाली जगह आप ललिता को बिठा दीजिए। तो ललिता के दाईं ओर कौन है? ये हर्षिता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ओके, एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए के अनुसार काटा गया है, उसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ठीक है, जब एक दर्पण को दिए गए अक्षर समूह के दाईं ओर रखा जाता है, तो उसकी सही दर्पण छवि का चयन करें, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी है। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई शीट रेखाओं पर मोड़कर बनाया जाता है। तो जब आप इसको अच्छे से देखेंगे तो 3 के अपोजिट क्या है? 5 है। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या है? 6 है। तो रह गया 1, 1 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि मोड़ कर बनाया जाएगा, तो इसमें ओनली ए और बी सही है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप ये वाले पासे देख लीजिए, ABCD वाले, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इनमें सभी वर्ड्स में आपके DEC सभी में कॉमन है, तो C के बाद वाले अल्फ़ाबेट को आपको देखना है, तो DECE। ठीक है, तो 4 पहले आएगा, उसके बाद क्या है? DECI, तो I देखिए सभी में कॉमन है, I के बाद वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे तो यहाँ पर D आ रहा है I के बाद, तो ये आएगा। ठीक है, फिर I के बाद क्या आ रहा है? M आ रहा है। M के बाद देखिए कौन सा आ रहा है? S नहीं, M के बाद क्या आएगा? P आएगा आपका।
फिर आएगा DECIS, उसके बाद हम L वाला वर्ड लेंगे 3, 425163। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलचित्र मोशन पिक्चर में निम्न में से किस फाइल प्रारूप फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो MPEG-4। ओके। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको सभी कराई गई हैं, उनको देख लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को किस से प्रारंभ करता है? जब आप होम के प्रेस करते हैं तो वो लाइन के प्रारंभ में पहुंच जाता है कर्सर। ठीक है, याद रखिएगा, लाइन के प्रारंभ में। कंप्यूटर सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर, इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है टोकन। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप लैन में अक्षर L निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो लैन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क होती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ष 1970 के दशक में द्वारा विकसित किया गया था। यूनिक्स की बात हो रही है कि किसने इसको विकसित किया है? तो बेल लैब्स ने। ओके। सिंटैक्स एरर को द्वारा निश्चित किया गया, किसके द्वारा निश्चित किया गया? कंट्रोल यूनिट। दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो ये है फॉरट्रन, फार्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है माइक्रो प्रोसेसर से। कंप्यूटर का निर्देश से दिए जाते हैं, किसके माध्यम से दिए जाते हैं? इनपुट एंड आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कैशे में वर्ड को हटाते हुए मुख्य मेमोरी का अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? अद्यतन मतलब क्या होता है? अपडेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइट बैक, सॉरी। ठीक है। किस शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई किससे मापते हैं? बाइट से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेन्यू के स्प्लिट सेल का विकल्प शामिल है? तो किस में होता है? लेआउट में होता है। खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एसोसिएटिव मेमोरी। आप प्रत्येक स्लाइड में को सेट कर सकते हैं, तो डेट एंड टाइम में, फुटर, स्लाइड संख्या, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानें। तो क्या होगा इसका सही? IPO होता है ना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। माउस एक अच्छा विकल्प टचपैड का उदाहरण है, किसका? पॉइंटिंग डिवाइस होती है माउस। ठीक है। एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किसमें है? सेक्शन 4 में है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधि 2009 का अध्याय संबंधित है, किससे संबंधित है? बालकों के अधिकार का संरक्षण से। ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 21A। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 बच्चों की नीति है? तो असम और उत्तर प्रदेश दोनों में ही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है? जो निरीक्षक होता है उसकी नियुक्ति की जाती है सेक्शन 17 में। ठीक है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो उसमें धाराएं हैं 25।
संरक्षण अधिनियम यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम है 18 वर्ष से। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड है सेक्शन 10 में, ठीक है। सेक्शन 9 क्या है इसमें, बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ाया गया है। सेक्शन 9 होता है कि अगर कोई वयस्क व्यक्ति बाल विवाह कर लेता है, ठीक है, तो उसके लिए जो सज़ा होती है वो सेक्शन 9 में दी गई है। जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात किसमें है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के हैं, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ राइट ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे। वार्डन द्वारा छात्रों के छात्रावास के कमरों के आवंटन को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। तो कमरों का आवंटन अगर हम करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है कि कमरे का आवंटन करते समय छात्रों की प्राथमिकताओं और अनुकूलता को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकता है। तो इसके लिए प्रोत्साहित गपशप को नहीं प्रोत्साहित करेंगे और हतोत्साहित भी नहीं करना है, अलग भी नहीं रखना है। तो टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करना और सहयोग को प्रोत्साहित करना। छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसके लिए देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी है कि छात्रावास में पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी है कि नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा ही आप सफाई सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्वच्छता हो रही है या नहीं हो रही है। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए। तो उसके लिए डी ऑप्शन देखिए, उसे छात्रों की निजता का सम्मान करना चाहिए, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हों तभी हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि आप गए और सामान को उलट पलट दिया, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एक हॉस्टल हाउस में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। तो औसत संख्या की बात हो रही यहाँ पर 50 है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा कब, त्रिमासिक। एकलव्य स्कूल की क्षमता कितने छात्रों की होती है, 480। किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली कार्यवाही क्या होनी चाहिए। तो बच्चों की जो सुरक्षा होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। 70 देखते हैं, वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है। तो उसके लिए सभी छात्रों के लिए लॉकर उपलब्ध कराएंगे, सही है। बाहरी लोगों को छात्रावास परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित करेंगे, ये भी सही है। छात्रों के कमरों की बिना पूर्व सूचना तलाशी लेकर, तो ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। छात्रों को कितनी संख्या होने पर एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता होती है। तो 200 से अधिक। 50 छात्रों वाले छात्रावास में कितने क्षेत्रफल का पुस्तकालय अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य है 500 स्क्वायर फीट। छात्रावास की 4 समितियों की बैठक माह में कितनी बार होनी चाहिए। तो छात्रावास में जो छात्र समिति है उनकी बैठक महीने में 1 बार होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 74 की एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय परियोजना के लिए शुरू की गई। तो किसके लिए शुरू की गई है, दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए। हॉस्टल वार्डन के छात्रों को प्रबंधित करने में निम्नलिखित में से क्या लाभ है। तो भाई बच्चों का जो मैनेजमेंट है वो भी करना होगा। तो इसके लिए अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से निरंतर संवाद, उनकी आवश्यकताओं और मांगों पर गंभीरता से विचार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। छात्रावास के सभी कर्मचारियों की हाजिरी ली जाती है, कौन लेगा भाई, ऑफिस इंचार्ज। क्वेश्चन 77 देखते हैं, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के बीच अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है,
छात्रावास प्रशासन छात्रावास की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारों एवं कर्मचारियों का सही क्रम क्या है। तो क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, छात्रावास अधीक्षक होंगे, फिर छात्रावास केयर टेकर होंगे और फिर छात्रावास छात्र समिति। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। मैं अपने हॉस्टल के कमरे को कैसे साफ रखूँगा, बेडशीट टेबल साफ करके, वॉशरूम साफ करके, अलमारी और किताबों की अलमारी साफ करके, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। छात्रावास में कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। तो शराब, तंबाकू उत्पादन, मांसाहारी भोजन, ये सभी ही प्रतिबंधित हैं। छात्रावास की स्वच्छता बनाए रखने में प्रमुख कारक जो बाधक साबित होगा ये क्या है कि सफाई कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, छात्रावास अधीक्षक की कार्यप्रणाली, छात्रावास सफाई कर्मियों की अनियमितता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है कि अगर छात्रावास के जो सफाई कर्मचारी हैं वही टाइम से नहीं आ पाएंगे तो जो प्रक्रिया है वो बाधित होगी। छात्रावास अधीक्षक को उपभोग सामग्रियों के उचित वितरण के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए। तो ये निष्पक्ष और न्याय संगत वितरण प्रणाली। वार्डन की भूमिका में शामिल है छात्रावास का कुशल संचालन, अनुशासन बनाए रखना, सुविधाओं का प्रबंधन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट है छात्रावास सामग्रियों की खरीद फरोख्त में किस बात का होना नितांत आवश्यक है। बातचीत, कौशल, लागत प्रभावशीलता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, मैश समिति के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होते हैं। तो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो सम्मिलित नहीं होते हैं क्योंकि रजिस्ट्रार अनुशासन समिति के अंतर्गत आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग सामग्रियों और इन्वेंटरी प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। खर्चों को अधिकतम करना, आपूर्ति की गुणवत्ता कम करना, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना, स्टॉक स्तरों की अनदेखी करना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। ओके, छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए। छात्रावास के में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए। ठीक है, एक स्टूडेंट को बुखार हो गया है, वार्डन ने मेडिसिन लाकर खाने को बोल दिया। तो ये क्या है, क्या ये सुरक्षित है या सुरक्षित है, मतलब दोनों ही सेफ और सिक्योर है ये पूछा है, या दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई इनमें से कोई नहीं है। वार्डन कोई नहीं होता है कि कोई भी बच्चा बीमार है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। ये नहीं कि आप अपने आप से सजेशन देने लगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। सुरक्षा का मतलब क्या है। जोखिम या चोट लगने की संभावना से सुरक्षित होने की स्थिति, खतरे या खतरे से मुक्त होने की अवस्था, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। एक छात्र दूसरी जाति का इसके लिए दोस्ती मत करो, आप इसे क्या कहेंगे। तो भाई दूसरी जाति, पहली जाति, ये सारी चीज़ें क्या होगी, दिमाग से कनेक्टेड हो गई हैं कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक कारण हो गया। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि उन्होंने अपनी पुरानी धारणाओं को अपने दिमाग में बिठा के रखा है। ओके, अब लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है आंखों का तारा। धीरे धीरे में कौन सा समास है, अवयवी भाव समास। परमार्थ का संधि विच्छेद है परमधन अर्थ। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति बोलते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन है, मनोज। निम्न में विशेषण शब्द क्या है, विशेषण बताइए, उचित। ठीक है, ये कौन सा सर्वनाम है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना। यह की बात हो रही तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अवर का विलोम शब्द क्या है, प्रवर है। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो कुछ वर्ड है उसका क्रिया के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। कंचन एक कृष्णांगिनी युवती है। तो ठीक है, तो इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है ये बताना है। तो ये है शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। इसके लिए राइट ऑप्शन होगा कंचन एक कृष्णांगी है। ठीक है, यहाँ पर युवती लगाने की ज़रूरत नहीं थी। एगॉन, एगॉन का जो इडियम है, उसका जो फ्रेज है वो क्या होगा, इंक्रीज करना, किसी को बहुत ज़्यादा इंकरेज करना, प्रोत्साहित करना।
इन स्पाइट ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन हिज द ऑडियंस। फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, फ्लैट हो जाना मतलब बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाना, इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाना, तो फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट। ओके, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड। तो अगर कोई व्यक्ति मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए कुछ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कब्र लेख। ठीक है, एपिटैफ। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे कंसाइज की जो स्पेलिंग है वो गलत है, यहाँ पे जेड की जगह पर कंसाइज की स्पेलिंग क्या होती है, CONSICE। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट, तो स्टर्न का मतलब क्या होता है, सख्त कठोर। क्या होता है स्टर्न का मतलब, सख्त और कठोर। अपोजिट बताना है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइट। ठीक है, लाइट मीन्स सरल और हल्का। क्रूएल मीन्स क्या होता है, निर्दयी। ग्रिम मीन्स क्या होता है, कठोर। ठीक है, डिफर का आपको सिनोनिम बताना है तो डिफर मीन्स क्या होता है बताइए, टालना, देर करना। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा बताइए, डिफर के लिए सिनोनिम बताना है तो डिले। डिले मीन्स भी यही होता है, टालना, देर करना। ठीक है, किसी चीज़ को डिले कर देना। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, निराश होना होता है। ड्रेड मीन्स क्या होता है, भय। डिस्केट मीन्स होता है, डिक्टेट मीन्स होता है हुक्म देना, किसी को डिक्टेशन बोलना, हुक्म देना। ठीक है, इसका आपको पैसिव वॉइस देखना है। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज टू हिम बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो द एयरपोर्ट, ये कौन सा टेंस है पहले तो ये देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसमें हम द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। ठीक है, पूरा आपको अच्छे से समझाया गया, क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर बताना है। मोर देन 30 पीपल वर अरेस्टिंग ऑन सस्पिशियन ऑफ टेररिज्म ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो वर्क के साथ में अरेस्टिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, अरेस्टेड आएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में। इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ पर क्या आएगा, वेट आएगा। ठीक है, When I returned home from work, I found my son weeping bitterly, बहुत बुरी तरह फूट फूट कर रोना। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी 1800 में। निम्नलिखित में कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है, तो धर्मवीर भारती उत्तराखंड के नहीं है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभीषणता आती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है छप्पे किस प्रकार का छंद है। तो छप्पे जो है ये विषम मात्रिक छंद है। छप्पे क्या होता है, जिसमें 6 चरण होते हैं, रोला और उल्लाला से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है। भरत मुनि ने कितनी बताई, 8 बताई है। नवोड़ा का संधि विच्छेद नवधन ऊड़ा, ऊ देख लीजिए बड़ा ऊ बना है। गौशाला में कौन सा समास है, गायों के लिए शाला, तो के लिए आ गया, तो ये किस में होता है, तत्पुरुष में। भाई कारक विभक्तियाँ तत्पुरुष में ही होती हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर का संयुक्त स्वर माना जाता है, तो ए, ऑप्शन नंबर डी। भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। ठीक है, राम आम खाता है, तो ये ऑप्शन जो आपकी प्रैक्टिस सेट 6 था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, ये है कृतवाच। ठीक है, तो ये 120 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए जिससे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।